हेलो स्टूडेंट्स। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन का आज नया लेक्चर है। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी एंड लोड्स ऑन स्ट्रक्चर। प्रयोग की दृष्टि से भवन के प्रकार एवं संरचनाओं पर पड़ने वाला भार। प्रयोग की दृष्टि से भवन के प्रकार। तो अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है जिसने एक नेशनल बिल्डिंग कोड बनाया, जो कि एक मार्गदर्शक कोड है लोकल अथॉरिटीज़ और डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के पास, जिससे वह बिल्डिंग के बायलॉज या मानक डिसाइड करते हैं। तो ये जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके अनुसार भवनों को कुछ समूह में बांटा गया है। ग्रुप ए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग या आवासीय भवन, उसका एग्जाम्पल है जैसे कि घर हो गए, डॉर्मेट्रीज हो गई या होटल्स हो गए। ठीक है, तो इन सब को रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंडर रखा गया है। इसके बाद है ग्रुप बी, एजुकेशनल बिल्डिंग, जैसे कि स्कूल्स कॉलेजेस हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो बिल्डिंग्स होंगे, स्कूल कॉलेजेस, ये सब एजुकेशनल बिल्डिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही ग्रुप सी में है इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो जितने भी हॉस्पिटल्स हो गए, आपके जेल हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, वृद्धाश्रम हो गए, ये जो भी बिल्डिंग्स रहेंगी वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर आएंगी। ग्रुप डी में आते हैं, ये असेंबली बिल्डिंग्स हैं। असेंबली बिल्डिंग्स में जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि म्यूज़ियम हो गया, है ना, जैसे कि थिएटर्स हो गए, जैसे एग्जीबिशंस हो गए। तो इन सभी बिल्डिंग्स को असेंबली बिल्डिंग्स बोला जाता है। इसके बाद ग्रुप ई आता है, बिजनेस बिल्डिंग्स। बिजनेस बिल्डिंग में इंक्लूडेड है सारे ऑफिसेज, जहाँ पे ऑफिस का काम होता है, क्लरिकल काम होते हैं। तो ये सारे जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ऑफिसेज लगते हैं, ये सारा बिजनेस बिल्डिंग के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है ग्रुप एफ, मर्केंटाइल बिल्डिंग्स। तो ये जो बिल्डिंग्स है जैसे कि आपके हो गए शॉप्स, है ना, दुकानें हो गए, स्टोर्स हो गए और मार्केट्स हो गए, जो भी मार्केट्स हैं वो सब मर्केंटाइल बिल्डिंग्स में आते हैं। इसके बाद ग्रुप जी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आते हैं जैसे कि आपकी रिफाइनरीज हो गई, फैक्ट्रीज़ हो गई, मिल्स हो गई, जितनी मिलें होती हैं ये सब, तो ये सब आते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रुप एच, स्टोरेज बिल्डिंग्स। तो स्टोरेज बिल्डिंग जैसे कि आपके गोडाउन्स हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गया, और भी बहुत सारे चीज़ों को स्टोर करने के लिए जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो वो सारी आती हैं स्टोरेज बिल्डिंग्स के अंतर्गत। इसके बाद आता है ग्रुप आई, हजार्डियस बिल्डिंग्स। ये वह बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे कुछ ऐसा काम होता है जो कि काफ़ी हानिकारक हो सकता है, जैसे कि बम बनाने की फैक्ट्री समझ लीजिए आप, या फिर जहाँ पे बहुत केमिकल्स का काम होता है। तो उन सब जगहों को, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उन सब बिल्डिंग्स को आप हजार्डियस बिल्डिंग्स कहते हैं। तो ये भवनों के प्रकार हैं। तो इनको आपको ऐसे पढ़ लेना है और सभी के एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए, और एक एक लाइन में आप इनको समझा पाए, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लोड के लिए, संरचनाओं पर पड़ने वाले विभिन्न भार। तो अब जब संरचनाएं बनाई जाती हैं तो उनको कुछ उनका उनका कुछ डिज़ाइनिंग की जाती है, उन पे कुछ कैलकुलेशन किया जाता है कि मान लीजिए कि आपका एक घर है, उसको बनाना है, तो उस घर में कितना भार पड़ने वाला है, जिसके हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करोगे। ठीक है, तो अब वही जो उन्हीं भारों की यहाँ पे बात हो रही है। अब कितने प्रकार के भार होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो पहले तो 3 प्रकार के भार होते हैं, वो है वर्टिकल लोड्स, हॉरिजॉन्टल लोड और लॉन्गिट्यूडनल लोड। 3 टाइप के होते हैं। अब वर्टिकल लोड में 5 प्रकार के लोड होते हैं, एक डेड लोड, लाइव लोड, स्नो लोड और कंस्ट्रक्शन लोड और क्रीप। ठीक है, उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल लोड।
जिसमें अर्थक्वेक लोड आता है, वो अर्थ प्रेशर आता है, वाटर प्रेशर आता है, विंड लोड आता है और वेव लोड आता है। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोड, जो कि है थर्मल लोड, मशीन वाइब्रेशन या कोरोजन। तो अब ये सारे जो लोड हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी स्ट्रक्चर में सारे लोड ही लगें। कभी कभी कुछ लोड किसी स्ट्रक्चर में लगते हैं और कुछ लोड नहीं लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि डेड लोड, लाइव लोड जो है वो इम्पॉर्टेंट लोड है। वो मतलब वो लोड हर ऑलमोस्ट हर स्ट्रक्चर में आपको लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है स्नो लोड। स्नो लोड का मतलब होता है कि बर्फ़ की वजह से जो लोड पड़ता है। तो जो अब कुछ ही एरिया ऐसे हैं जहाँ पे बर्फ़बारी होती है और जिसकी वजह से ये लोड कैलकुलेट करेंगे घर बनाने से पहले, घर या कोई भी संरचना बनाने से पहले, है ना। तो स्नो लोड जो रहता है वो बर्फ़ का भार अगर पड़ेगा किसी घर पे तो उसका कैलकुलेशन होता है कि कितना बर्फ़ का भार घर पे पड़ेगा और वो घर सह पाएगा उसका। इसके बाद होता है कंस्ट्रक्शनल लोड। कंस्ट्रक्शनल लोड जो है वो है वो ऐसा लोड है जो कि बिल्डिंग जब बनती है तो उसके जो मेंबर्स होते हैं, मतलब बीम हो गया, कॉलम हो गया और आपकी छत हो गई, इन सब का लोड को मिला के और उसमें जो फर्नीचर रखा हुआ है ना, उसमें जितने भी फिक्सचर्स लगे हुए हैं, इन सब का जो लोड है वो कंस्ट्रक्शन लोड कहलाता है। इसके बाद आता है क्रीप। क्रीप होता है कि वो लोड जो कि बहुत सालों बाद, बहुत समय बाद कोई ऐसा लोड लग जाना जिसकी वजह से बिल्डिंग में बिल्डिंग बिल्डिंग में कोई डिस्टरबेंस आ जाना। ठीक है, इसी प्रकार से अर्थक्वेक लोड होता है। भूकंप के वजह से जो फोर्सेस लगते हैं उसकी वजह से जो लोड जनरेट होता है ना। अच्छा, ये सारे जो लोड हैं वो फोर्सेस हैं एक तरह से, जो कि आप लोड की तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो इसके बाद है अर्थक्वेक लोड, जो कि भूकंप की वजह से आप लोड लगेगा। इसके बाद अर्थ प्रेशर है। अर्थ प्रेशर का मतलब होता है कि जो अगर आज उस किसी संरचना के आजू अगल बगल में कोई मिट्टी का टीला या कुछ ऐसा है जो कि फोर्स लगा रहा है उस स्ट्रक्चर पे, है ना, उस कंडीशन में आप अर्थ प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद है वाटर प्रेशर। जैसे कि मैंने अभी अर्थ प्रेशर बताया ना कि किसी भी स्ट्रक्चर के बाद कोई सॉलिड सॉइल का या फिर मिट्टी का कोई स्ट्रक्चर बना होगा, वो जो लोड प्रोड्यूस करेगा उसको अर्थ प्रेशर कहेंगे। उसी प्रकार अगर बिल्डिंग के संरचना के आजू बाजू कोई पानी का बॉडी होगी, जैसे कि आप मान लीजिए डैम है। ठीक है, तो डैम में क्या लगेगा कि वाटर, एक तरफ वाटर रहेगा तो वाटर का एक फोर्स लगेगा डैम की बिल्डिंग के ऊपर, है ना। तो वो जो प्रेशर है उसको वाटर प्रेशर बोलते हैं। इसके बाद आता है विंड लोड। अब बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स रहती हैं उसमें हवा का लोड भी कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, अब एक माले की बिल्डिंग या दो माले की बिल्डिंग बनाने में तो हवा का इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं 14-15 या उससे भी ऊंचे माले की, तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वहाँ पे हवाएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से बहने लगती हैं, जिसकी वजह से वो फोर्स देती हैं बिल्डिंग्स को। तो अब क्या हो सकता है कि आपने अगर मान लीजिए उस लोड के अनुसार उसको बिल्डिंग को डिज़ाइन नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी और वो मान लीजिए 14 या 15 माले की बिल्डिंग है, तो कुछ दिनों बाद जब वहाँ पे विंड का लोड लगेगा उस बिल्डिंग पे, तो वो हो सकता है कि वो डिस्टर्ब हो जाए बिल्डिंग, है ना। तो इसीलिए विंड लोड कैलकुलेट करते हैं। उसी प्रकार वेव लोड भी कैलकुलेट करते हैं। समुद्रों के आसपास जो संरचनाएं बनती हैं, तो लहरों की वजह से जो फोर्सेस लगते हैं उसको आप वेव लोड कहते हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लोड। तो अब ये जो लोड हैं वो जैसे लिखा हुआ है थर्मल लोड। थर्मल लोड का मतलब है जो कि किसी भी संरचनाओं के हीट होने पे, मतलब गर्म होने पे या ठंडे होने पे
टेम्परेचर की वजह से जो लोड लगेंगे, है ना, उसको आप थर्मल लोड कहेंगे। इसके बाद आते हैं मशीन वाइब्रेशन। अब कुछ ऐसी बिल्डिंग्स रहती हैं जहाँ पे मशीनरीज लगती हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती है जिनका अपना ही एक वाइब्रेशन होता है। जो मशीन खुद, अगर किसी बिल्डिंग में कोई मशीन रखी है और वो चल रही है, ठीक है, तो वो वाइब्रेट करती है, और वो वाइब्रेशन करने की वजह से जो फोर्स लगाएगी उसका कुछ लोड रहता है, तो उसी को मशीन वाइब्रेशन कहते हैं। इसके बाद आता है कोरोजन। अब कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना या ऑक्सीडाइज हो जाना किसी भी चीज़ का, तो ये भी एक फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल लोड लगेगा। आगे आते हैं, अब जो बचे हुए लोड हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आता है डेड लोड। अब डेड लोड को अचल या स्थिर भार भी कहते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो डेड लोड वह भार है जो काफ़ी समय के लिए स्थिर रहता है ना। जो भी चीज़ें हैं जो काफ़ी समय के लिए स्थिर हैं, उन सभी को आप डेड लोड के अंदर कैलकुलेट करते हैं। इसमें संरचनाओं का खुद का भार आता है, इसके साथ ही स्थिर वस्तु जैसे कि दीवार हो गए, जैसे कि बीम हो गए, प्लास्टर बोर्ड हो गए, कारपेट हो गए, और छत हो गई, है ना, इन सब भारों को मिला के डेड लोड बनता है। इसके बाद आता है लाइव लोड। अब लाइव लोड जो है उसको चलित भार या अस्थाई भार या क्षणिक भार भी कहते हैं, ठीक है। इस भार में सारे ही अस्थाई वस्तु जैसे कि लोग, जो उस भवन में रहने वाले लोग, ठीक है, और उधर होने वाला फर्नीचर हो गया जो, ठीक है, वह या गाड़ियाँ हो गई, या लाइब्रेरी बिल्डिंग में आप देखें तो उधर पे बुक्स हो गई, ठीक है, तो ये सारे जो लोड हैं वो सब लाइव लोड के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है विंड लोड। जैसे कि आप डायग्राम में देखेंगे तो विंड लोड जो है वो हवा की वजह से जो भी लोड लगता है, तो यह भार जो है वो संरचना की बाहरी सतह पर लगता है, और जो कि संरचनाओं पर किसी भी दिशा या एंगल में जो हवा टकराती है उसकी वजह से लगता है, और उसी पे ये निर्भर भी करता है कि कितना विंड लोड लगने वाला है, ठीक है। ये संरचनाओं के आकार पर भी निर्भर करता है, मतलब जैसे कि कितनी उसकी हाइट है या कितनी उसकी चौड़ाई है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बहुत ऊंची बिल्डिंग जो है उसमें जो विंड लोड है वो ज़्यादा लगेगा, और कंपैरेटिवली जो कम एक दो माले की बिल्डिंग है उसमें विंड लोड जो है वो कम लगेगा, ठीक है। इसी के बाद आते हैं अर्थक्वेक लोड। यह भार तब लगता है जब भूकंप से संरचनाओं के नीचे की भूमि जो है वो अस्थिर हो जाती है। अब यह तब लगता है जब संरचना जो है वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी होती है। जैसे कि संरचना जो है वो ज़मीन से जुड़ी है, अब ज़मीन हिलेगी तो संरचना के ऊपर भी एक फोर्स आएगा, ठीक है। इसी के साथ ही कोई साइड वाली बिल्डिंग से वो जुड़ी हुई है ना। इसी के साथ ग्रेविटी वेव्स जो आती हैं सुनामी की, उससे जुड़ी हुई है। तो ये सब जो फोर्सेस लगाएंगे वो जनरेट करेगा अर्थक्वेक लोड। तो ये सारे आपके अलग अलग प्रकार के लोड हो गए जो कि बिल्डिंग्स में लगते हैं। थैंक यू।